Good morning, students. In the previous lecture of acid, base and salts, we discussed about some of the useful compounds that are prepared from the NaCl. Okay, उसमें से सबसे पहला जो था वो था NaCl खुद. उसके बाद हमने NaOH के लिए बात की, आफ्टर दैट ब्लीचिंग पाउडर के लिए बात की, फिर हमने वॉशिंग सोडा के लिए बात की थी, वॉशिंग पाउडर की. अब हम बात करेंगे baking soda. We have left two different compounds now, baking soda and plaster of Paris, which is quite simple. बहुत ही इजी है. ओके, अब सबसे पहले बात करते हैं बेकिंग सोडा के बारे में. जब बेकिंग सोडा यूज कहां पे होता है, ये बहुत ही सिंपल सी चीज है. घर पे अगर पकोड़े बनते हैं, गुजराती में આપણે ફૂલવડા કહીએ, अगर घर पे पकोड़े बनते हैं तो उसमें हम बेकिंग सोडा डालते हैं ताकि वो क्रिस्पी बने, बहुत ही अच्छे बने और सॉफ्ट हो. सबको पता होगा ये. और कभी कभी खाना अगर जल्दी बनाना है, जैसे कि कोई ब्रेड की आइटम है, तो वो सारी चीजें बनाने के लिए हम बेकिंग सोडा यूज करते हैं. ओरिजिनली बेकिंग सोडा है क्या? इट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. This is our baking soda, sodium hydrogen carbonate, NaHCO3, sodium hydrogen carbonate. Baking soda is the common name. IUPAC name will be sodium hydrogen carbonate, chemical name. Okay. Now let's talk about the preparation. How can we prepare? It is a raw reaction. मतलब के NaCl हमें ऐसे raw material लेना पड़ेगा. बहुत ही सिंपल है. हमने ब्राइन सॉल्यूशन लिया, NaCl का पानी में बनाया हुआ सॉल्यूशन. उसके अंदर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड डिसोल्व किया और एमोनिया डिसोल्व किया और उसको थोड़ा सा हीट किया मैंने. तो उसमें से मुझे मिलेगा एमोनियम क्लोराइड NH4Cl एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बन NaHCO3. बहुत ही सिंपल रिएक्शन. इंग्रेडिएंट याद रखो, प्रोडक्ट अपने आप मिलेगी. NaCl H2O CO2N NH3 मिक्स हो जाता है, बनता है NH4Cl और NaHCO. अब उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं. अब जो NaHCO3 है वो माइल्ड बेसिक सॉल्ट है. उसका नेचर जो है वो बेसिक है क्योंकि उसका pH 7 से ज्यादा रहता है. तो उसका हम यूज करते हैं. सबसे पहला यूज, बहुत ही बढ़िया यूज है, वो है बेकिंग पाउडर बनाने के. आपने इनो सुना हो, इनो आपको पता है राइट? उसे बेकिंग पाउडर कहते हैं. बेकिंग पाउडर क्या काम करता है? तो उसके अंदर बेकिंग सोडा रहता है और साथ में एडिबल एसिड रहता है, ऐसा एसिड जिसे हम खा सकते हैं. फॉर एग्जांपल टार्टरिक एसिड, उसे हम खा सकते हैं. सो बेकिंग सोडा और वो एसिड जो है, आपको पता है एसिड में H+ होता है. सो एसिड विच इज कंटेनिंग H+, जब आप उसके अंदर, ये दोनों सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में कभी रिएक्ट नहीं करते. तो जब आपने इसमें पानी डाला, जैसे ही आपने पानी डाला उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया और पानी रिलीज हो गया. आपने देखा होगा इनो में अगर पानी डालोगे तुरंत ही आपको एफरवेंसेस दिखेंगे गैस के, व्हिच इज कार्बन डाइऑक्साइड. और जो कंपाउंड बचा है वो होगा अपने एसिड का सोडियम सॉल्ट. जैसे कि टार्टरिक एसिड लिया है तो टार्टरिक एसिड का सोडियम सॉल्ट मिलेगा हमें. बहुत ही इजी. तो ये उसका पहला यूज हुआ. उसके बाद खाने में हम उसका यूज करते हैं. उसके अलावा उसके यूज के बारे में बात करें तो वो एक बहुत ही अच्छा एंटासाइड है. यानी कि काफी सारे दवाओं को बनाने में भी इसका यूज होता है NaCl, which is एंटासाइड. जैसे कि फॉर एग्जांपल एसिडिटी की दवाई बनाने के लिए इसका यूज होता है. ओके. उसके अलावा वॉशिंग सोडा बनाने में यूज होता है, which is a property of it. आप सिंपली NaCO3 को हीट करोगे, तो वो डिकम्पोज हो जाएगा. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट. वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिलीज कर देगा. सो दैट वाज ऑल अबाउट द बेकिंग सोडा. Our next topic is, are crystals of salts really dry? हमने जो कोई भी सॉल्ट लिया है, अगर उसका क्रिस्टल है हमारे पास, तो वो सच में ड्राई है या वेट है? एक्चुअली कुछ एक सॉल्ट ड्राई होते हैं, कुछ एक वेट होते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लिया है CuSO4 into 5H2.
ये क्रिस्टल्स जो है वो ब्लू कलर के होते हैं। जब आप इसको हीट करते हो तो उसमें से वाटर जो है वेपराइज हो जाता है और उसकी वजह से वो वापस से व्हाइट हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। CuSO4 पहले ब्लू कलर के थे, आपने लैब में देखे भी होंगे, पहले आप प्रैक्टिकल करते थे स्कूल में, वहां पे आपने ब्लू कलर के CuSO4 कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल देखे होंगे। अगर आप उसको हीट करोगे वो डायरेक्टली कलरलेस यानी कि व्हाइट हो जाएंगे, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। पर अगर आपने उसको थोड़ा सा भी मॉइस्चराइज किया यानी कि थोड़ा सा वाटर उसमें ऐड किया तो वापस से वो ब्लू कलर गेन कर लेगा, यानी कि 5H2O उसमें वापस से कंबाइन हो जाएगा। इसे कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। जब किसी भी सॉल्ट के साथ पानी के सर्टेन फिक्स मॉलिक्यूल्स लगते हैं उसे हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। जैसे कि वॉशिंग सोडा जो हमारा है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, उसके अंदर भी 10 H2O लगते हैं। फिर आता है जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट, उसके साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल लगते हैं। ये सारी चीजें ऐसी है, इसको हीट करोगे इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स गायब हो जाएंगे, वापस से वाटर ऐड करो तो वापस से एक क्रिस्टलाइज फॉर्म में आ जाए। सो कुछ एक क्रिस्टल्स ड्राई नहीं होते, वो हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं और उस हाइड्रेटेड फॉर्म में उनके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं। ओके, सो क्रिस्टल्स आर नॉट रियली ड्राई, दे आर वेट बिकॉज they have water combined with the salt in a hydrated form. Our last topic of the chapter, plaster of Paris, POP. आपने सुना होगा कहीं पे भी अगर नई बिल्डिंग बनती है तो छत के ऊपर बहुत ही ज्यादा अच्छा डेकोरेटिव उसको बनाने के लिए वहां पे पीओपी किया जाता है, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसके अलावा अगर किसी को फ्रैक्चर हुआ है तो आपने देखा होगा वहां पे व्हाइट कलर का एक हार्ड सब्सटेंस लगाया जाता है सीमेंट जैसा, विच इज ऑल्सो अ प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या? बहुत ही सिंपल चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज मोस्ट टाइमली फॉर यू फॉर योर एग्जाम्स। व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस? क्वाइट सिंपल। आपके पास जिप्सम है ना, ये रिएक्शन आपको बुक में नहीं दिया है, ठीक है। ये जो जिप्सम है उसके मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए, जिप्सम के मैंने टोटल 2 मॉलिक्यूल लिए हैं। जब आप इसे एग्जैक्टली 373 केल्विन पे हीट करते हो, ध्यान से सुनना, एग्जैक्टली 373 केल्विन पे उसको आपको हीट करना है। अगर उससे ज्यादा टेम्परेचर पे हीट किया तो वो सिंपली CaSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं मिलेगा। सो एग्जैक्टली 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 373 केल्विन पे अगर आप उसको हीट करते हो फिक्स टेम्परेचर पे, तो वो 2 मॉलिक्यूल के टोटल 4 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें से 3 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे। अब जो 2 CuSO4 बचे हैं उसके बीच में एक वाटर मॉलिक्यूल रह जाएगा, यानी कि इसका फॉर्मूला बन जाएगा CaSO4 into 1/2 H2O, एक के लिए। ये तो 2 है ना, जिसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। अब उससे ऑपोजिट, अगर आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर ऐड किया तो क्या बनेगा? वापस से जिप्सम बनेगा और क्या CaSO4 into 2H2O। तो इसके लिए वाटर लेना पड़ेगा 1.5। ये आपका क्वेश्चन है, इंडेक्स क्वेश्चन। लेकिन जब आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर ऐड किया तो आपको धीरे धीरे वाटर ऐड करना है। आपने देखा होगा डॉक्टर जो है वो व्हाइट कलर का पाउडर जो रहता है उसमें धीरे धीरे और उसको गीला करके ऐसे ऐसे लगाते जाते हैं बैंडेज के ऊपर, और जब वो सूख जाता है वो बहुत ही हार्ड हो जाता है। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस टेक्स टाइम टू द सेटलिंग, वो झड़ने के लिए टाइम लेता है, ठीक है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज मैंने पहले आपको बताया टॉयज बनाने के लिए। फिर अभी अभी गणेश चतुर्थी गई है तो उस त्योहार के अंदर जितनी भी मूर्ति आपको दिखती है मोस्टली वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई होती है। फिर डेकोरेटिव्स, बिल्डिंग्स क्या डेकोरेशन करने के लिए पीओपी यूज किया जाता है, बहुत सारा यूज है पीओपी का। ओके, उसका केमिकल रिएक्शन भी था, सेटलिंग रिएक्शन ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस, सिंपली वापस से जिप्सम में कन्वर्ट हो जाए। सो दैट वाज ऑल फॉर द सेकंड चैप्टर, acid, base and salts. Now let's talk about the in-text question that you asked. उसमें से सबसे पहला in-text question है common name of the CaOCl2। अब ये तो बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए, अभी अभी लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा है। CaOCl2 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा
ब्लीचिंग पाउडर, ये उसका कॉमन नेम है। CaOCl2 का कॉमन नेम हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। विथ सॉल्ट विथ Cl2 गिव्स ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर कहां से बनता है, तो आपको याद होगा हमने CaOH लास्ट स्ट्रक्चर में पढ़ा, उसको Cl2 के साथ हीट किया तो उसमें से बना था CaOCl2 प्लस H2O। यानी कि आपने क्या कंपाउंड यूज किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने यूज किया था फॉर द प्रिपरेशन ऑफ Cl2। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए क्या यूज करते हो, NaCl। चलो, सोडियम कंपाउंड एक ऐसा बताना है जो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए यूज होता है, ये भी पता है हमें, Na2CO3 into 10H2O, यानी कि वॉशिंग सोडा। सोडियम का ऐसा कंपाउंड जो के हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में यूज होता है, वॉशिंग सोडा, और यू कैन से Na2CO3 और यू कैन से Na2CO3 into 10H2। और ये रिएक्शन तो अभी अभी पढ़ा, जब आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन हीट किया तो उसमें से क्या मिला, सिंपली उसका डीकंपोजिशन होगा, Na2CO3 मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और H2O रिलीज होगा। So that was all of your in-text questions and the remaining portion of the chapter. Now let's talk about the exercise they have given. Okay. So in your exercise, wait a minute, let me open it. चलो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, ओके, एमसीक्यूज दिए हैं। सबसे पहले तो a solution turns red litmus paper blue। एक ऐसा सॉल्यूशन है जो रेड को ब्लू करता है, तो उसका पीएच क्या होगा। अब ब्लू कलर होता है बेस का, यानी कि 7 से ज्यादा पीएच होना चाहिए। ए ऑप्शन है 1, ये आंसर नहीं होगा। बी ऑप्शन है 4, ये भी आंसर नहीं है। सी ऑप्शन है 5, ये भी नहीं है। 7 से तीनों कम है, और डी ऑप्शन है 10। सो डी विल बी अवर राइट आंसर, बिकॉज रेड को ब्लू किया है, यानी कि बेसिक सॉल्यूशन है हमारे पास, और पीएच होगा 7 से ज्यादा, यानी कि 10। सेकंड क्वेश्चन, सॉल्यूशन reacts with the crushed eggshell to give gas that turns lime water milky. The solution contains, हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जो एग शेल है, उसके साथ रिएक्ट करने से वो एक गैस रिलीज करता है, और वो गैस लाइम वाटर को मिल्की करता है। अब सोचो जरा, आपके पास ऐसा कौन सा कंपाउंड होगा जो एग शेल के साथ रिएक्ट करने से गैस रिलीज करेगा, और वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। पहले बता दूं, एग शेल जो है उसके अंदर कार्बोनेट्स रहते हैं, यानी कि CO3-2। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन। अब अगर आपके पास कार्बोनेट वाला कंपाउंड है, यानी कि बेसिक सॉल्ट है, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने के लिए आपके पास एसिड होना चाहिए। अब ऑप्शन में देखो एसिड कौन सा है आपके पास, NaCl सॉल्ट है, HCl एसिड है, so HCl will be the answer. Other options, LiCl लिथियम क्लोराइड भी सॉल्ट है, पोटेशियम क्लोराइड KCl भी सॉल्ट, तो बचा एक HCl, so HCl will be the answer. After that, third question will be the most timely for you guys. 10 ml of the solution of NaOH, ध्यान से सुनना क्या पूछा गया है आपको। 10 ml NaOH सॉल्यूशन है आपके पास, found to be completely neutralized by 8 ml HCl। आपने NaOH का 10 ml सॉल्यूशन लिया, HCl का 8 ml सॉल्यूशन लिया, फिर भी वो न्यूट्रलाइज हो गया। If we take 20 ml of NaOH, तब जाके हमें HCl कितना चाहिए होगा, चलो बताओ। बहुत ही सीधी बात है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। अगर 10 के लिए 8 चाहिए तो 20 के लिए 16 है, हो गया ठीक है क्वेश्चन, समझ में आया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है सिर्फ। आफ्टर दैट, which one of the following types of medicines is used for the treating indigestion? इंडाइजेशन, एसिडिटी के लिए क्या यूज करते हो, एंटासाइड्स। सी विल बी द आंसर, एंटासाइड्स। अभी अभी पढ़ा हमने बेकिंग सोडा में, राइट। राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस
इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको पहले इक्वेशन लिखना है और उसके बाद उसको बैलेंस भी करना है। पूरे स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बैलेंस फॉर्म लिख दो चलेगा। चलो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक ग्रैन्युलेट्स, हमने पढ़ा था जिंक ग्रैन्युल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। आपको नीचे सिंबल्स लिखने हैं, ये सॉलिड रहेगा, ये एक्वियस रहेगा। मेटल विथ एसिड, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, राइट। चलो, उसके बाद सेकंड इक्वेशन देखो, ऐसे आपको सॉल्व करने से डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड मैग्नीशियम रिबन। चलो, Mg डाइल्यूट HCl तो हो जाएगा MgCl2 एंड H2। अगेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड एल्यूमिनियम पाउडर, ये सारी ऐसी है, मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, और लास्ट में है हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद आयरन। बाकी के दो आपको करने हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6, कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज also contain hydrogen but are not categorized as acid. Describe the activity to prove it. अब हमने एक एक्टिविटी किया है, what all acid have common, वो एक्टिविटी याद करना है आपको, वो एक्टिविटी यहाँ पे लिखना है। वहां पे हमने प्रूव किया था कि ग्लूकोज और अल्कोहल्स के अंदर भी हाइड्रोजन है, लेकिन वो H+ रिलीज नहीं करते सॉल्यूशन, दैट्स व्हाई वो एसिड नहीं है। और एसिड जो है उसके अंदर जो हाइड्रोजन रहता है, जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो वो एज ए H+ और यू कैन से H3O+ रिलीज होता है, उसकी वजह से उसे हम एसिड कहते हैं। तो ये जो एक्टिविटी आपने किया था, ये पूरा एक्टिविटी आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। आफ्टर दैट आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी whereas rain water does? डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, डिस्टिल यानी कि 100% प्योर वाटर, सिर्फ H2, और रेन वाटर करता है। क्यों? क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर जो है उसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेडिकल्स नहीं होते, आयंस नहीं होते, कैटायंस और एनायंस नहीं होते, उसकी वजह से उस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, अगर आपके पास मेटल है तो आपको फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, और अगर आपके पास सॉल्यूशन है तो आपके पास रेडिकल्स चाहिए, आयंस चाहिए। यहाँ पे तो आयंस बनेगा नहीं, डिस्टिल्ड वाटर है। अब रेन वाटर की बात करते हैं, रेन वाटर तो प्योर होता है, क्यों ऐसा? प्योर नहीं होता रेन वाटर, रेन वाटर के अंदर गैसेस डिसॉल्व हुए होते हैं, एटमॉस्फेयर के गैसेस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, SO3 SO2। सो ये सारे गैसेस रेन वाटर में डिसॉल्व होता है, उसकी वजह से रेन वाटर है वो प्योर नहीं होता, उसके अंदर रेडिकल्स होते हैं, पॉजिटिव रेडिकल्स एंड नेगेटिव रेडिकल्स, दैट्स व्हाई रेन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। That will be the answer of your 7th question. After that, your question number 8, why do acid not show acidic behavior in the absence of water? एसिड पानी के एब्सेंस में ऐसे एसिड बिहेव क्यों नहीं करते? सिंपल सी बात है, अगर वहां पे वाटर प्रेजेंट नहीं है तो वो कंपाउंड जो है वो आयोनाइज नहीं होगा। अगर वो आयोनाइज नहीं होगा तो वो H+ रिलीज नहीं कर पाए, और कोई भी एसिड एसिडिक इसलिए है क्योंकि उसके पास H+ है फ्री। अब सॉलिड फॉर्म में तो H+ फ्री नहीं होता है, तो वो अपना एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो करता, वाटर के प्रेजेंट में ही करता। ओके, दैट विल बी द आंसर ऑफ योर 8th क्वेश्चन। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द सॉल्यूशन ABCDE। चलो, ABCDE आपको 5 अलग अलग सॉल्यूशंस दिए हैं। When tested with the universal indicator shows pH as, इसका pH है 4, B का है 8, C का है 11, इसका है 7 और इसका है 9। Which solution is which? चलो, पहला है न्यूट्रल कौन है? पहला का आंसर आएगा D, क्योंकि उसका pH 7 है और 7 pH न्यूट्रल होता है। फिर है स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन, सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? तो जिसका pH सबसे ज्यादा होगा, यानी कि
C will be the answer. After that, strongly acidic, तो जिसका सबसे कम वो strongly acidic, यानी कि B will be the strongly acidic. After that, weakly acidic, so एक से ज्यादा 7 से कम यानी कि A, और फिर है weakly alkaline, 7 से ज्यादा 14 से कम यानी कि 9 will be the answer. E will be your answer. ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हो सकते हैं, ठीक है. After that, look at the question number 10. Equal length of magnesium ribbon are taken in a test tube A and test tube B. दो टेस्ट ट्यूब लिए, ठीक है. चलो, हमने दो टेस्ट ट्यूब लिए हैं, A और B, दोनों के अंदर मैंने एक मैग्नीशियम रिबन लगाया है सेम साइज का. फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब ए, यहाँ पे HCl ऐड किया, और दूसरे में ऐड किया CH3COOH is added to the test tube B. Amount and the concentration taken for both acid are same. In which test tube will be fizzing occur more vigorously and why? अब इन दोनों में से हाइड्रोजन गैस ज्यादा कहां पे इवॉल्व होगा? तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो जल्दी रिएक्ट करेगा, विगोरसली रिएक्ट करेगा. अब इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl और CH3COOH, वीक एसिड. सो इसका कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है और जितना सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है उतना H+ मिलता है. ये वीक एसिड इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन होता है, 2 to 3% आयोनाइजेशन होता है, यानी कि जितने भी H+ है उससे सिर्फ 2 से 3% ही H+ बनेंगे. तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन जल्दी खत्म होगा, ज्यादा जल्दी रिएक्शन होगा और बहुत ही विगोरसली यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा. दैट वाज योर आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10. After that, question number 11. Fresh milk has the pH of 6. How do you think the pH will change as it turns into curd? प्योर मिल्क है, उसका pH होता है 6 क्योंकि वो लैक्टोज कंटेन करता है. लैक्टोज है वो न्यूट्रल कंपाउंड है. जब आप उसको कर्ड में कन्वर्ट करते हो तो लैक्टोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. लैक्टोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि मिल्क का जो pH 6 है वहां से pH नीचे आएगा, pH कम होगा. That was all. After that, question number 12. A milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk. वो फ्रेश मिल्क में थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड करता है. सोचो क्यों करता है? Why does he shift the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline? अब देखो, पहले से pH अगर एसिडिक होगा तो लैक्टिक एसिड बनने में उसको आसानी हो जाएगी, लेकिन जब आपने उसमें बेकिंग सोडा ऐड किया तो आपने उसका pH 7 से ज्यादा कर दिया. जब आपने उसका pH मिल्क का pH 7 से ज्यादा किया तो लैक्टोज का लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होने का रेट कम हो जाएगा, यानी कि दूध जो मिल्क है वो जल्दी से बिगड़ेगा नहीं, वो कर्ड में जल्दी से कन्वर्ट नहीं होगा या फिर खराब नहीं होगा. Why does the milk take long time to set as a curd? Because it takes time to convert lactose to lactic acid in alkaline medium. अगर वो pH 6 होता तो easily convert हो जाता. It was the tricky question and the most timely question from your exercise. After that, plaster of Paris should be stored in the moisture-proof container. Why? प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना चाहिए क्योंकि मॉइस्चर के प्रेजेंस में प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है और जिप्सम हमारे लिए कुछ भी यूजफुल नहीं है एज पर्पस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस. दैट्स व्हाई हमें उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना होता है. ये रिएक्शन जो है वो उसका आंसर, ठीक है. उसके बाद व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन गिव टू एग्जांपल्स. व्हेन एसिड एंड बेस reacts with each other, they nullify the effect of each other. That reaction is called neutralization reaction. They give salt and water. For example, HCl plus NaOH gives NaCl plus H2. वैसे ही MgOH twice plus H2SO4, MgSO4 plus 2H2. ओके, दो एग्जाम्पल भी हो गए. हमने आगे भी पढ़ा है
गिव टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। ये बहुत ही इजीली आपको यूजेस करके पूरा टॉपिक दिया है दोनों का अलग से, तो आप वहां से वो दोनों आंसर्स लिख सकते हो। सो दैट वाज ऑल फॉर योर सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। इट इज कंप्लीटेड। आपका एग्जाम आ रहा है, इसको कंप्लीटली अच्छे से रीड करो, सारे टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर करो, रेफर बुक प्रिपेयर करो, और अगर कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। दैट वाज ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।